हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों देखो, हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर था चल रहा था और आज देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। बच्चों बता दूं आज स्टार्टिंग में कि ये लेक्चर आज का काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि पूरी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो केमिस्ट्री 11th की हो चाहे वो 12th की क्यों ना हो, हर जगह पर आज के टॉपिक ऐसे हैं जो यूज में आने वाले हैं। इसलिए आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक चीज को समझना है। ओके, याद नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लेक्चर्स में कि हम ऐसे ही करें सारे लेक्चर, सारी पढ़ाई कि आप समझते हुए चलो, ना कि याद करना पड़े, क्योंकि याद करोगे बर्डन आता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चीजों को समझना एक लॉजिकल वे में। तो उसी तरीके से आज के लेक्चर को भी हम कवर करेंगे। तो आपका काम क्या है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके रखना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर आपको लेक्चर कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब रखना ही है, ठीक है। तो चलिए आज मैं बता देता हूं कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा कौन सा, मूल कंसेप्ट। आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो वर्ड है ना, मूल, ये इस चैप्टर में नहीं बल्कि आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे सभी में, चाहे वो फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, चाहे वो 12th में क्यों ना पहुंच जाओ, वहां पर भी यूज में आने वाला है। तो ये बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम देखेंगे, स्टैक्योमेट्री के बारे में और कंसंट्रेशन के बारे में। ये भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस क्लास में नहीं, आप जब 12th में भी पहुंचते हो ना, तो वहां पर भी ये वर्ड्स आपको वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं पर इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप 12th के लिए भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाओगे। लाइक ऐसा मान लो कि ये जो टॉपिक है ना आज के, ये आप सिर्फ अभी नहीं बाद में भी देखो, फ्यूचर में भी तो आपके बहुत पढ़ने वाले, बहुत काम में आने वाले हैं। तो एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बिलीवर्स बैच है वो चल ही रहा है। आप उसमें एनरोल हो सकते हो, जहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, डिटेल लेक्चर्स पूरे रहते हैं, मेरे खुद के लेक्चर्स आपको सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो और टीचर्स हैं, स्टार फैकल्टी, वो भी आपको मिल जाती है साथ के साथ। JEE नीट लेवल की क्लासेस के साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स एंड लेक्चर्स एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ इसमें मिल जाता है। और 30 अप्रैल तक यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो आप 30 अप्रैल तक आराम से ऑफर के साथ एनरोल भी हो सकते हो विद टाइम। ओके, चलिए तो बात करते हैं हमारे जो आज का टॉपिक था कि हमारा मूल होता क्या है। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि मूल होता क्या है। लाइक वर्ड तो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा 4 लेटर्स का वर्ड है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। पर वही है ना, समझे कैसे, समझने का सबसे तरीका एग्जाम्पल के साथ समझना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप किसी मार्केट पे गए और स्टेशनरी मार्केट पे, स्टेशनरी शॉप पे आप गए और मान लो आपको पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने दुकानदार से बोला कि यार मुझे 12 पेंसिल दे दो, 12 पेंसिल दे दो। तो दुकानदार या तो ये बोलो कि 12 पेंसिल दे दो, आप दुकानदार से ये भी बोल सकते हो कि यार मुझे 1 दर्जन पेंसिल दे दो। बात एक ही रहती है, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे दुकानदार को 12 पेंसिल दे दो तो आपको सीधे सीधा 12 पेंसिल दे देगा। अब मान लो कि बगल में दूसरा आदमी है, उसको भी पेंसिल चाहिए थी और उसने बोला कि मुझे 1 दर्जन पेंसिल दे दो, तो भी दुकानदार क्या करता है, वो 12 पेंसिल्स उसको भी दे देता है। यानी कि दुकानदार की नजर में 12 का मतलब क्या हुआ, या दर्जन का मीनिंग क्या हुआ, 12 हो गया। दोनों एक ही बराबर बात होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो दर्जन जो होता है उसका मीनिंग 12 होता है, ये हम जानते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर बात करें हमारे पास जैसे 1000 क्या होता है, 1000 का मीनिंग होता है आपका 1000। ये जो नंबर है ये 1000 वर्ड रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिससे कि हम अपनी बातों को इजीली कह पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो ज्यादातर शॉपिंग करने जाओगे आप, मान लो किसी बनाना कभी खरीदने गए, तो वहां पर क्या होगा, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे मुझे 12 बनाना चाहिए, आप बोलोगे मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो या मुझे 2 दर्जन बनाना चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग 1 दर्जन यानी कि 12, 2 दर्जन यानी कि 24, ऐसे करके वो आपको बनाना दे देता है। सिंपल चीज है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स हमारे पास रहते हैं जो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं काउंटिंग के लिए, जिनकी हम बात करते हैं नंबर का यूज क्या, काउंट करने के लिए। तो पर्टिकुलर वर्ड्स भी होते हैं जो इन काउंटिंग को इजी करवाते हैं, जिनकी हम बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं बात करूं तो यार इनका साइज तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन ना, यानी कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा भी अमाउंट अगर मैंने कुछ ले लिया, कोई भी कंपाउंड मैंने ले लिया, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स मेरे पास होंगे। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो जैसे कि
एक पूरा यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर आप देखो कि अर्थ कितनी छोटी रहेगी, लाइक इसमें आप देख भी नहीं सकते इतनी छोटी अर्थ हमारे पास रहेगी जिसमें हम रहते हैं, है ना। तो अर्थ के कंपैरिजन में देखो तो यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ कितनी छोटी सी रह जाती है। तो एटम का साइज भी क्या बहुत ही छोटा होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें कि अगर मैंने थोड़ा सी अगर मैंने कुछ कंपाउंड ले लिया तो उसके अंदर अगर देखें तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे में इनकी जो काउंटिंग होती है ना वो काफी ज्यादा टफ हो जाती है एक नॉर्मली अगर हम करने बैठे तो, है ना, लाइक बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। बिलियन ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ बिलियंस, सही कहूं तो इतनी ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं छोटी सी अमाउंट के अंदर भी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया वर्ड यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल। तो ये जो वर्ड होता है ना मोल, ये असल में इसीलिए यूज में लिया जाता है ताकि आप एटम्स की काउंटिंग या अपने मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग इजीली कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज सारा मोल का एक बेसिक आइडिया रहता है कि हम यूज में क्यों लेते हैं। और आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि हमारे जो मेन 7 बेस फिजिकल जो क्वांटिटीज थी, जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज 7, उसमें से एक मेरा मोल भी होता है जो कि काउंटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, तो बहुत सिंपल बात है, एक सिंगल वर्ड में अगर बात करूं मोल को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मोल इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग फॉर रेस्पेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे हम कह सकते हैं। यानी मोल क्या होता है बेसिकली, यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बेसिक काउंट करने के लिए हम मोल वर्ड यूज करते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मैंने बताया ना 12, जैसे देखो मैंने बताया ना 1 डजन क्या काउंट करवाता है, मेरे 12 नंबर को काउंट करवाता है ना। या मैं बात करूं 1000, तो ये किसको काउंट करवाता है, मेरा 1000, इस नंबर को ये काउंट करवा सकता है इजीली, है ना। तो मोल भी ऐसे एक नंबर को बताता है, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि बात करें हमारा सेकंड मीनिंग यहीं से मोल का क्या निकलता है कि मोल रिप्रेजेंट अ नंबर, ठीक है। अब एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो नंबर होता है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर मान लो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो थोड़ी सी अमाउंट के अंदर भी 1 ग्राम के अंदर भी लैक्स करोड़ ऑफ करोड़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे अगर बात करेंगे तो मोल जो है ना वो काफी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वो नंबर क्या होता है, वो एक स्पेशल नंबर होता है। वो नंबर क्या होता है मेरा, तो हम बोलते हैं कि 1 मोल जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो असल में होता है पर्टिकुलर नंबर के, जो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो बेसिकली नंबर होता है ना इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है क्या, मेरा 1 मोल। ओके, तो ये है मेरा 1 मोल की वैल्यू। जैसे कि हम क्या बोले थे, 1 डजन किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को रिप्रेजेंट करता है। 1000 मेरे 1000 नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। इसी तरीके से लाख होता है, करोड़ होता है, वो भी पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन थोड़े से ज्यादा बड़े नंबर को। क्यों इतना बड़ा नंबर क्यों आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े से अमाउंट के अंदर भी एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है या काउंटिंग करना है तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 मोल एक सिंपल वर्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इतने बड़े नंबर को ना बोल के मैं सिंपली बोल दूंगा 1 मोल। ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि भाई इतने नंबर्स मेरे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे या पार्टिकल्स रहेंगे बेसिकली मेरे पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर। तो मोल क्या है, मोल मेरे 2 बातें बताता है। एक काउंटिंग में इसका हम यूज में लेते हैं, और मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नंबर, इस नंबर को। तो बस इतनी सी बात है। तो बहुत सिंपल सा वर्ड होता है जिस पर पूरी केमिस्ट्री हमसे देखते हैं, लेकिन ये इसलिए यूज में आने वाला है, पूरी केमिस्ट्री भी आना है। और बिल्कुल बात सही भी है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप देखो एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही तो हैं और है ही क्या, तो उन्हीं की सारी बातें होने वाली, उनको काउंट करते हैं, उन्हीं के अमाउंट देखते हैं। तो उसके लिए हम मोल वर्ड यूज में लेते हो। ओके, तो ये बेसिकली होते हैं मोल के एक आइडिया कि मोल ये होता है। ओके, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी और बात हम थोड़ा समझेंगे, काम की चीजें। देखो ध्यान दो, हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमने देखा कि जो मेरा मोल होता है या मेरा जो 1 मोल होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल बेसिकली होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बेसिकली रहता है, ठीक है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो बुक्स में क्या हुआ, कभी कभार आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा चेंज मिल सकता है। कैसा चेंज, कभी कभार हो सकता है कि और बुक्स में आपको देखो ये भी मिल सकता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको ध्यान दो कि यार ये नंबर और ये नंबर एक ही तो है, क्योंकि देखो उसने किया क्या, यहाँ 2 पर इसने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। यानी कि इसने बस थोड़ा सा इस 2 को वो गायब करते हुए भी लिख देगा ना, तो भी क्या हो जाएगा, मीनिंग तो वही रह जाएगा कि स्टार्टिंग का मेन डिजिट तो वही है,
है ना, ये चीज़ है। या फिर कभी कभार क्या होता है बुक में इसे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख देते हैं कभी कभार, ठीक है। पर ध्यान रखना तीनों एक ही चीज़ है। क्यों? आपको कहाँ फोकस करना है? आपको ये फोकस करना है कि आपके 10 की पावर 23 होना चाहिए, ये फिक्स रहता है। इसके अलावा 6.02 ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। उसके बाद का नंबर 2 या 3 में से कभी कभार चेंज हो जाता है, ये थोड़ा राउंड ऑफ करने में आ जाता है, पर इससे डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये वाला जो डिजिट आपको याद रखना ही है। और इसके बाद का नंबर एक आप चाहो तो पॉइंट के बाद याद रख सकते हो, 2 या 3, पर मोस्टली ज़्यादातर ये जो है आपका यूज में आता है, तो आप इसको याद रखना। पर कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ भाई ये दे दिया या ये दे दिया, ऐसे कंफ्यूजन हमें नहीं रखने हैं। कंफ्यूजन मत होना किसी पॉइंट पे। कभी भी डाउट हो, आपको पता ही है इस साइड पे तो मेरे से पूछते ही हो, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप पूछ लेते हो और अपने डाउट्स क्लियर रखते हो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है ये। ओके अच्छा, इसके अलावा क्लास में जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि कहाँ हमें भटकना नहीं है और कहाँ भटकाया जाएगा, वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। क्योंकि देखो मुझे पता है कि यार क्लास में केवल इतना नहीं होना चाहिए कि यार जितना पढ़ा दिया उतना बहुत नहीं, एग्जाम में कहाँ हम भटकते हैं वो भी मैं आपको क्लास में बताते हुए चलूंगा, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर रहो। चाहे कैसे भी बात हो जाए, कोई कभी भी पूछ भी ले आपसे, तो भी आपको प्रॉपर्ली अश्योरिटी रहे कि हाँ भाई सब आता है। ये कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस मैं आपको हमेशा दिलाऊंगा भी, ठीक है। तो ये चीज रहती है आपकी 1 मोल की। ओके अच्छा, इसके अलावा देखो ये जो नंबर होता है ना आपका, जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसको एक नाम दिया गया है, इसको एक नाम भी दिया गया है। ये जो नंबर है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये क्या है? इसको नाम भी दिया गया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नंबर होता है जो 1 मोल के इक्वल होता है, इस पर्टिकुलर नंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर इसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज स्पेशल नाम। ओके अब देखो इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैं इसे कैलकुलेशन में देखो कैसे यूज में लूंगा। जैसे कि मान लो इसकी मदद से देखो काफी सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे, जो हम अभी आगे एक करके देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है? आपका 1 मोल होता है। अच्छा मान लो मैं ऐसे बोलता कि 2 मोल अगर मान लो कहीं पे लिखा होता 2 मोल, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा होता 2 मोल, तो इसका मीनिंग क्या होता? सिंपल चीज है यार कि 1 मोल में इतना नंबर होता है, तो 2 मोल में क्या होगा? ये कुछ वैसे ही होगा कि जैसे 1 डजन में 12 होता है, तो 2 डजन में क्या होगा? 24 होगा, जस्ट डबल। तो वही करना है आपको, इस नंबर का डबल करना होता है, यानी कि 2 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23, इतने आपके ओवरऑल क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएगा 2 मोल का। ध्यान रखना ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, पर ये हमेशा एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज फिक्स है। ओके अब ध्यान रखना मैंने क्या बताया, ये नंबर है, इट इज अ नंबर, ये क्या? एक नंबर। ओके और नंबर देखो हम किसी के लिए भी आप ले सकते हो, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई एटम के लिए भी नंबर हो सकते हैं, ये नंबर किसी मॉलिक्यूल के लिए भी यूज में आ सकता है, और ये नंबर किसी आयन के लिए भी यूज में आ सकता है। यानी कि अगर बात करें नंबर किसके लिए आ सकता है? आपके एटम के लिए, आपके मॉलिक्यूल के लिए, या आपके किसी आयन के लिए, या फिर मैं सीधे सीधे कहूँ सिंपल वे में एक किसी पार्टिकल के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी इस नंबर को आप यूज में ले सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस इतना दिखना है कि मोल लिखा हुआ है, मतलब एक नंबर आ चुका है। तो इतने नंबर मेरे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना केवल काउंटिंग है, जैसे कुछ वैसे हो गया कि 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, 1 डजन स्ट्रॉबेरी, 1 डजन लीची, कुछ भी हो जाए, सबका मीनिंग क्या है? सभी के सभी नंबर क्या हो जाएंगे? 12 रहेंगे, है ना। 12 एप्पल्स, 12 बनाना, 12 लीची, 12 स्ट्रॉबेरी, सारी मतलब एक ही आती है। ओके तो वही वाली बात यहाँ पर आती है। तो मोल क्या है? बस एक नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके क्लियर सभी को? तो आई होप सभी को मोल वर्ड क्लियर हो गया होगा कि मोल बेसिकली क्या है, इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, और एटम्स मॉलिक्यूल्स का इससे रिश्ता क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके केवल एक नंबर है, ये नंबर किसी के लिए भी आप यूज में ले सकते हो, सिंपल चीज है, हमारे एटम्स के लिए भी, मोल्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी, ओके किसी के लिए भी आप यूज में ले सकते हो। ओके एटम, मॉलिक्यूल, आयन या सिंपल वे में कहें पार्टिकल के लिए। ओके क्लियर सभी को? आई होप यहां तक का सभी को क्लियर हो चुका होगा कि ये है क्या। ओके अच्छा इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल थोड़ा सा याद रखना कि मोल का जो सिंबल होता है ना, अगर बात करूं सिंबल, तो वो क्या होता है? वो होता है मोल, स्मॉल, MOL, ठीक है। यानी कि बच्चों ई है, बस उसको हटा दो और सबको स्मॉल में लिख लो, वो आपको क्या है? मोल का सिंबल हो जाता है, और साथ इसमें
कुछ नहीं रहता। ओके, क्लियर सभी को। अब इसके हम देखेंगे यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इसके फॉर्मुलेज क्या क्या, इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी करके बातें करेंगे। ओके, क्लियर। तो बात करें हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता क्या है, तो मोल का देखो हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं जिससे आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला तो होता है आपका अगर आपको कभी भी मास दिया हो, ठीक है, मास आपको क्या दिया हो ग्राम्स में, अगर कभी भी आपको मास दिया है तो भी क्या है मोल के फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो। यानी कि देखो सिंपल चीज है, मोल जो फॉर्मूला है ना या जो मोल जो वर्ड है वो हमेशा अमाउंट के केस में यूज में आता है। ठीक है, यानी कभी भी बात दी हो किसी भी टाइप का अमाउंट अगर आपको दे दिया जाए तो वहां पर आप मोल्स निकालोगे हमेशा। ये हम धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल में जब हम देखेंगे तो उसकी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास पहले 3 फॉर्मुलेज होते हैं। कौन से? एक तो होता है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड हो उसका अगर आपको मास दे दी जाए, मास मिला हो वो किस में मिला हो ग्राम्स में, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मोल आप कैसे निकालोगे, तो मोल्स इक्वल टू होता है मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। अभी मोलर मास क्या है ये हम आगे के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास। ओके, ये चीज हमारा क्या होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपको मोल मास की जगह अगर आपको नंबर दे दिया जाए, ठीक है, नंबर अगर आपको दे दिया जाए किसी भी एटम या पार्टिकल्स के लिए, तो कैसे करोगे, तो हम बोलते हैं कि मोल्स इक्वल टू होता है नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसमें डिवाइड करके भी आप डायरेक्टली मोल्स को निकाल सकते हो। ओके, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा जो स्पेशल फॉर्मूला है जो ओनली फॉर गैस यूज में दिया जाता है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम के लिए हम गैस टर्म, जो गैस के लिए उनके लिए हम वॉल्यूम टर्म यूज में लेते हैं। तो ये जो तीसरा फॉर्मूला होता है स्पेशली अपने गैसेस के लिए यूज में आता है। और ये क्या होता है, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी आगे आएगा। तो ये तब क्या करते हैं, तो मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो इसके करके आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले रहते हैं हमारे मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान रखना, फॉर्मूले मोल का कब यूज में आता है, जब बात कर रखी हो अमाउंट की। सिंपल बात है, आपका जो नंबर होता है वो असल में पर्टिकुलर अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर बात करें, अगर वो अमाउंट है तो वो मास में भी हो सकता है, वो डायरेक्टली नंबर भी हो सकता है, और वो आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तीनों ही केसेस में आप अपने मोल्स को निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड के लिए। ग्राम्स में दिया हो तो ग्राम मास अपन मोलर मास, नंबर दिया हो तो नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम अगर दिया हो तो वो स्पेशली गैस के लिए रहेगा, जो रहेगा वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ध्यान रखना, तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, ओनली फॉर गैस। ठीक है, ओनली फॉर गैस स्टेट। ठीक है, केवल गैस के लिए होना चाहिए। अगर आप इसको लिक्विड या सॉलिड के लिए यूज में लोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये यूज बिल्कुल नहीं करना। हालांकि पहला और जो दूसरा फॉर्मूला है ये किसी के लिए भी यूज में ले सकते हो, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। लेकिन तीसरा फॉर्मूला स्पेशली फॉर गैस के लिए अलग से फॉर्मूला हमारे पास आता है। ओके, क्लियर सभी को। ओके, चलिए अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे। देखो एक वर्ड आपको अभी हमारे पास आया था एसटीपी। ये क्या होता है, देखो 2 वर्ड आएंगे आपके पास, एक तो आएगा एसटीपी, एक वर्ड आपके पास आएगा कौन सा, एनटीपी। ये 2 थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास होते हैं। क्या क्या होता है, देखो एसटीपी क्या होता है, मतलब आपका यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप एसटीपी बोल दो। ठीक है, फुल फॉर्म। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी एक वर्ड और आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 2 टाइप के आपके पास वर्ड आते हैं, एनटीपी और एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इन वर्ड्स का काम क्या है, देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमें कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर को रिप्रेजेंट करवाते हैं। कैसे कैसे, देखो ध्यान देना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है मेरे पास, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, यानी कभी भी अगर आपको कोई भी कंडीशन दी जाए जहां पर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो और 1 atm का प्रेशर रखा जा रहा है, तो समझ जाने कि वो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, या एसटीपी कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब ऑटोमेटिक समझना होता है कि आपके पास वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड 1 atm का प्रेशर आपका एसटीपी के अंदर काउंट किया जाता है। ओके, और एनटीपी क्या होता है, एनटीपी यानी जिस पर हम रहते हैं, और हमारे लिए सबसे नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस
एंड 1 atm प्रेशर पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, ओके। ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर ये दो वर्ड्स आप बहुत जगह देखोगे, इवन अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर इनका फेस आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत बार ये वर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये दो वर्ड्स आपको क्लियर रखने हैं। कभी भी अगर आ जाए STP, समझ जाना टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन फिक्स हो चुकी है। 0 डिग्री सेल्सियस या 1 atm प्रेशर, और आप 0 डिग्री सेल्सियस को चाहो तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं बता ही चुका हूँ। मतलब क्या होता है आपका 273 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि अप्रॉक्स 273 केल्विन टेम्परेचर, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर ये भी हो सकता है। और 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके। बात एक ही है। तो 298 केल्विन प्लस 1 atm यानी कि अपना क्या हो जाएगा NTP, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और STP यानी कि 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, दोनों ही साथ में होने चाहिए, तभी आपका प्रॉपर्ली माना जाएगा STP और NTP, ओके। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड या नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या रहता है, तो वो बेसिकली हमारा यही रहता है। क्लियर सभी को? तो ये मेरा STP NTP होता है, जो हमारे फॉर्मूले में भी आया था। तो आपने तो देखा था ना यहाँ पे STP, ये क्या मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि मैं टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन फिक्स कर दूंगा। सो मैं इस फॉर्मूले का यूज लूंगा, लेकिन किसके लिए? केवल गैस के लिए, और किसी के लिए यूज में नहीं आता है। तो ये बात हमारी यहाँ पर रहती है, ओके। अब देखो, आप चाहो तो इसे फ्लो डायग्राम से एक ही बार में समझ सकते हो। अगर देखो फ्लो चार्ट ऐसा नहीं केवल बायोलॉजी में बनते हैं, केमिस्ट्री में भी काफी सारे फ्लो चार्ट आते हैं जो हमारे लिए काफी ईजी करते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए भी। तो देखो, अगर मान लो कभी भी आपको कहते हैं मास दिया है, ठीक है, और मास को अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, यू हैव टू डिवाइड बाय मोलर मास। सिंपल बात है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास से बस करना है कि आपको डिवाइड करना है। हालांकि मोलर मास क्या है अभी ये आएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा पेशेंस कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, आपको उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपको मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिवाइड करके क्या मिल रहा है? मोल्स मिल रहे हैं, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? अपने मोलर मास से। मोलर मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वापस अपना गिवन मास मिल जाएगा इन ग्राम्स, ओके। किसमें मिलेगा? इन ग्राम्स में, ये ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, मान लो अगर आपको नंबर्स दिए हो तो क्या करोगे? सिंपल चीज है, मोल्स को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, या नंबर्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर नंबर्स दिया है और मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, है ना। क्या करते हो आप? एवोगाड्रो नंबर यानी Na से आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, ठीक है। लेकिन मुझे उल्टा करना हो कि मोल्स को अगर मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? आप बस मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? अपने एवोगाड्रो नंबर से, और आपस में इनको चेंज कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें वॉल्यूम, और ध्यान है ना, वॉल्यूम किसके लिए आता है? ओनली गैस, देखिए, केवल गैस के लिए आता है। और क्या करते हो? 22.4 से डिवाइड करते हो। तो अगर वॉल्यूम को अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 22.4, बस इस नंबर से आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। और अगर अपोजिट करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से, तो क्या मिल जाएगा आपको? अगेन वॉल्यूम मिल जाएगा किसमें? अपने लीटर के अंदर। तो थोड़ा सा अपने को यूनिट्स का तो ध्यान रखना ही है पूरी केमिस्ट्री में भी, और इसके अलावा अपने फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो वहां पर भी यूनिट्स का काफी रोल रहता है, जो आपको कभी कभार क्वेश्चन को सही या गलत पूरा डिसाइड कर देते हैं केवल यूनिट से। इसे यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है। तो फ्लो चार्ट से आप चाहो तो एक ही बार में डायरेक्टली याद कर सकते हो मोल्स और उसके तीनों फॉर्मूले एक ही बार में, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हमने यहाँ देखे थे वही सेम फॉर्मूले यहाँ है, बस फ्लो चार्ट में। चिंता मत करना, ईजी करेंगे हर चीज को। केवल ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मूला दे दिया और आपको याद करने का बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम ही ऐसा होगा कि हमारे बोला कि याद करो। ज्यादातर हम करेंगे फ्लो चार्ट से भी समझेंगे ताकि चीजें और रिलेट कर पाए, ओके। तो ये वाली चीज हमारे लिए यहाँ आती है। अब देखो, थोड़ी सी बात करेंगे हमारे किसकी? मोलर मास की। तो मोलर मास अगर बात करेंगे तो ये टर्म हमारा कई बार आया। तो मोलर मास होता क्या है? तो मास के बारे में ऑलरेडी जानती हो क्या होता है, कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मैटर जो होता है, उसके अंदर के खुद की जो क्वांटिटी होती है उसको हम मास बोलते हो, जिसको आप ग्राम्स, किलोग्राम्स या एटम्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो AMU में जिसको आप डिफाइन करते हो। ये वाली चीज है, ये हम जानते हैं, है ना। अब देखो, मोलर मास क्या होता है? सिंपल चीज, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। सिंपल चीज है, यानी कि मोल मास, यानी कि एक 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास रहता है वो आपका मोलर मास कहलाता है, बस, और कुछ नहीं है। यानी कि मेरे पास कितने एटम्स होने चाहिए या कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 6.022 × 10⁻23। इतने एटम्स या इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा वो आपका मोलर मास कहलाता है। और जो भी आपका एटम होगा उस पर डिसाइड करेंगे भाई मोलर मास क्या होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी तरीका होता है। The molar mass in grams is numerically equal to the atomic or molecular और फॉर्मूला मास ऑफ U और AMU। यानी कि आपका जो भी एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, या जो फॉर्मूला मास भी होता है, उनका जो U और AMU में जो मास होता है ना, उसको अगर आप ग्राम्स में लिख दो हूबहू तो क्या मिल जाएगा आपको? मोलर मास मिल जाता है।
जैसे कि देखो बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल की मैं बात करता हूँ यहीं की। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम आप जानते हो एक सिंगल एटम, मैंने बोला है सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसका मेरा मास क्या होता है आप जानते हो, एटॉमिक मास रहेगा, और वो क्या होता है, वो आपका रहता है 1 AMU का, ठीक है, सिंपल चीज है। अब मैं बोलूँ 1 मोल, यानी कि मैं कह रहा हूँ मोलर मास क्या होता है आपका 1 मोल का होता है, मैं कह रहा हूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मीनिंग क्या हो गया, मेरे पास अभी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास हो जाएंगे। बहुत सारे एटम्स मेरे पास आ चुके हैं हाइड्रोजन के, तो इनका सभी का मास क्या होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 1 ग्राम। ये क्या है मेरा 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास होगा, और इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या अपना मोलर मास, ठीक है, जिसको आप मोलर मास कहोगे किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी एटम के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हो। अभी हम और भी एग्जांपल्स के देखते हैं, जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम की बात हुई, अब मैं चाहूँ तो किसी मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकता हूँ, तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं बात करूँ, आपको बोला जाए 1, मान लो मैं बोला आपको N2 मॉलिक्यूल, मान लो कहता हूँ इसका मास बताओ, तो एक सिंगल अगर M2 मॉलिक्यूल अगर होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो मास निकालोगे वो आप AMU या U में निकालोगे, है ना, एटॉमिक मास यूनिट में निकालोगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक नाइट्रोजन क्या होता है 14 होता है, यहाँ पर N2 है, 2 नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका 28, है ना, तो 2 × 14 हो जाएगा ना, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो क्या हो जाएगा 28 AMU। ये क्या है आपका, ये आपका एक N2 मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं आपसे 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर, यानी मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कितने मेरे पास हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स। और मैं बोलूं भाई इनके लिए आपको मास बताना है इसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो मास कहलाया जाएगा मोलर मास, यानी ना एक मोल के लिए होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास क्या निकल के आएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो AMU मास पता है ना, तो AMU में जो नंबर है वो ही नंबर रहेगा, बस लास्ट में ग्राम लिख देना, यानी कि 28 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो 28 ग्राम्स क्या है मेरा मोलर मास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप एटॉमिक मास से मोलर मास में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या अपने मॉलिक्यूलर मास से एटॉमिक अपने मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड और आया था हमारे पास, क्या फॉर्मूला मास, ये क्या होता है, ये वर्ड शायद हमारे पास नहीं आया अभी तक। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, इसकी मैं हिंट आपको अभी दे देता हूँ। जैसे कि देखो ये जो वर्ड है ना, ये सिमिलर हमारे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, बस ये यूज में लिया जाता है किसके लिए, मेरे आयंस या आयनिक स्पीसीज के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ मेरे जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये यूज में कहाँ आता है, मेरे आयनिक कंपाउंड्स के लिए। एग्जाम्पल की बात करूं जैसे कि NaCl, ठीक है, ये क्या मेरा एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसके लिए क्या है, एक अलग से टर्म हम निकाल देते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मास, ओके। सेम चीज होता है, तरीका कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। Na का मास निकाल लो, क्लोरीन का मास है, दोनों को जोड़ दो, आपको इसका फॉर्मूला मास मिल जाएगा। सेम तरीका, कहीं कोई चेंज नहीं आता है। और इसी का अगर सेम तरीका अगर मान लो 1 मोल NaCl बोल दूं, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसकी मोलर मास आ जाएगी। तो ठीक है, तो यही चीज रहती है, कुछ भी नहीं करना। जो AMU में जो मास होता है, या जो U जो हमारा मास होता है, मास की यूनिट है, तो उसी को अगर मैं ग्राम्स में लिख देता हूँ, सेम नंबर रहेगा, तो वो 1 मोल के लिए मास निकल के आता है, जो कि मेरा मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है थर्ड नंबर जो हमारा होता है मोलर मास का। तो ये जो वर्ड यहाँ पर यूज में आ रहा है ना, मोलर मास से डिवाइड करना, तो आपको जो भी एलिमेंट है, जो भी आपका पार्टिकल है, जो भी सब्सटेंस है, वो आपको दिया रहेगा फॉर्मूला, उससे आप उसका एटॉमिक मास निकालना, एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख दोगे तो आपका मोलर मास आपका मिल जाता है। ये चीज है। अच्छा, इसमें एक बात और छोटी सी, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इंपॉर्टेंट है कि मोलर मास की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट वो होती है क्या, वो ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो आपको केवल ग्राम नहीं लिखना, ध्यान रखना, ग्राम्स में तो लिखोगे पर ग्राम पर मोल करना, यानी यहाँ पर क्या करोगे, इसे यहाँ पर से थोड़ा सही कर सकते हैं हम, ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो नंबर सेम रहेगा, बस ग्राम पर मोल आपको लिखना कि एक मोल के लिए होता है हमेशा, इसलिए, ठीक है। इसी वजह से बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 ग्राम्स पर मोल।
तो ये क्या है, इसका मोलर मास की यूनिट रहती है, जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, काम की चीज़ें यूनिट में बताना इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ये पर मोल के लिए हमेशा निकाली जाती है, एक मोल, पर का मतलब क्या होता है, एक मोल के लिए निकाली जाती है, इसलिए इसको ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाती है। क्लियर सभी को? ओके अब देखो हम थोड़ा सा क्विज करते हैं, क्विज करेंगे ना थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि भाई ना क्विज का फायदा बहुत रहता है, आपने जो फॉर्मुलेज हैं वो अप्लाई कैसे करने हैं वो भी हम सीखते हैं, और इसके अलावा क्या क्या अपने को क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी हम समझ जाते हैं। तो जैसे क्विज क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम्स ऑफ NH3। NH3 क्या होता है आपका, अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NH3 होता है। आपको बोला जा रहा है कि 34 ग्राम्स ऑफ NH3 अगर मैं आपको दे देता हूं तो आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अब देखो अगर हमें कभी भी फिक्स है, देखो एक चीज, कभी भी अगर आपको नंबर दे दिया जाए, अमाउंट यानी कि ग्राम में दे दिया जाए या आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, सबसे पहला काम यही रहता है कि आप हमेशा पहले मोल्स निकालोगे, उसके बाद ही कुछ भी चीज आप करेंगे, ठीक है। यानी देखो हमें क्या दिया यहाँ पे, हमें दिया यहाँ पे नंबर, हमें नंबर निकालना है ना, तो हमें क्या दिया, हमें दिया है मास दिया है, हमें क्या दिया है, मास कितना दिया है, 34 ग्राम्स आपको दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालोगे, सिंपल बात है, मास अपन मोलर मास फॉर्मूला रहता है, मोल्स क्या होता है मेरे पास, मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, ये हमारे पास रहता है, ठीक है। अब मास तो चलो मुझे दिया हुआ है, मोलर मास क्या होता है, तो अमोनिया की अगर बात करेंगे तो NH3 के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा मोलर मास क्या आएगा, सिंपल बात है, जो आप AMU में मास निकालोगे उसको ग्राम में लिख दो बस। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 यानी कि 17, ये मेरा AMU में आता। तो मोलर मास क्या हो जाता है मेरा, इसका होता है क्या, 17 ग्राम पर मोल। ये बेसिकली क्या है, इसका मोलर मास मेरा निकल के आता है, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो। तो 34 डिवाइड बाई 17 क्या हो जाएगा आपका, 2 मोल। 2 मोल क्या हो जाएगा आपकी मोल की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आपको पता है, एक रिलेशन आपको याद होगा जो हमने फ्लो डायग्राम भी देखा था, क्या देखा था, अगर मोल पता हो तो मोल से आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल मेरा नंबर में कन्वर्ट अगेन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे टोटल नंबर पता करने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये मुझे बेसिकली पता करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको मोल पता है तो क्या करोगे, आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या मिल जाएंगे आपको, टोटल नंबर पता चल जाएगा अमोनिया का, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ NH3, क्योंकि तो हमने NH3 के मोल निकाले ना, तो NH3 के मुझे 2 मोल्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे मेरे पास, वो हो जाएंगे 2 इंटू आवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये वाला चाहे तो हम यूज में ले सकते हैं, और क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा क्या, 12.04 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स या इतने अमोनिया मेरे पास आ जाएंगे, इतना जो अमोनिया वो बेसिकली मेरे पास आ जाता है, ओके। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया आंसर तो यहाँ पे कहीं नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आया, 12.04 इंटू 10 की और 23 आया, इतने अमोनिया मेरे पास आ गया, NH3 आ गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन है नहीं, तो यानी कि क्या हमने गलती करी, गलती कुछ नहीं करी, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर देखो ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे एटम्स बोला है, ठीक है, हमने जो निकाला है वो मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, NH3 क्या है मेरा, NH3 मेरा मॉलिक्यूल है, तो ये निकला है मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और आप जानते हो एक NH3 के अंदर मेरे पास 4 एटम्स होते हैं, हमें पता है ना, एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अभी तक जो वैल्यू निकली है 2 मोल, ये मुझे अमोनिया के लिए निकाला गया, ठीक है, इतने मोल अमोनिया मुझे मिल गया। तो अगर बात करूं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 NH3 में क्या होता है मेरे पास, 4 एटम्स होते हैं। कैसे कैसे, बिल्कुल सही, कैसे, एक तो नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो यानी कि अगर मेरे पास एटम्स मुझे निकालने हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 4 से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल निकला है, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर मुझे मिले हैं, और एक NH3 में मेरे पास होते हैं 4 एटम्स, और मुझे एटम्स निकालना है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 12 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 48 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटम, देखो ध्यान रखो, यहाँ पे NH3 यानी कि मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 12, क्योंकि हम आगे का नंबर नहीं लेते क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है, इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 4,
और इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 48 इंटू 10⁻23 और ये मेरा सही एटम्स हो जाते हैं। तो ये मेरा क्या है एटम्स। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन देखना रहता है। ओके, क्वेश्चन वैसे इजी है लेकिन बस यही है कि आप उसको कितना सोच पाते हो। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन है, आपकी नीट में मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं सोचा क्लास में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फॉर्मूला बहुत ही इजी है मोल्स का, बस इतना सा था कि आप उसको कितना सोचते हो। ठीक है, अगर आपको नंबर की बात करें तो देखना पड़ता है कि वो मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहा है या वो मेरे एटम्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स तो हमने निकाल लेते, क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते, और फिर कई लोग सोचते कि यार, और ये ऑप्शन कहीं ना कहीं एग्जाम में हो भी सकता था। ठीक है, ये पॉसिबल था कि यहाँ पर होता, और अगर ऐसा होता हम उसको टिक कर देते और गलत आंसर करके आते, पर हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, एक अमोनिया मेरे पास 4 एटम्स होते हैं, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और तब जाके आपका करेक्ट फाइनल आंसर निकल के आता। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन एंड आई होप सभी को एक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हमें क्वेश्चन कैसे करना, कितना सोचना है, तो वही ना कि लॉजिक कितना तक पहुंचाओगे, वही वाली बात है। क्लियर सभी को, तो ये मेरा एटम्स का होता है, या मेरे मोल्स की बात होती है। ओके, अब देखो मोल्स का जो यूज है वो केमिस्ट्री में सिर्फ इधर नहीं होता, ये तो मैंने केवल सिंपल काउंटिंग करके दिखा दिया कि इस तरीके से हम मोल्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल के लिए नंबर काउंट कर सकते हैं, लेकिन देखो इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि कहाँ बात करते हैं, हमने रिएक्शंस के अंदर बात करते हैं। यानी कि देखो अगर बात करें हमारे पास, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है बहुत अच्छा, हाउ मच वी नो अबाउट रिएक्शंस, यानी आप रिएक्शंस के बारे में कितना जानते हो। तो रिएक्शंस के अंदर अगर बात करेंगे तो मोल्स का यूज सबसे ज्यादा होता है, कैसे, पर थोड़ा सा हम रिएक्शन के बारे में जानते हैं। देखो क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन असल में होता है एक प्रोसेस जिससे कि आपका एक जो सब्सटेंस होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि आपने कागज लिया, कागज को आपने आग लगा दी, आग लगाने से क्या होगा, वो धुएं में बदल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिससे कि सब्सटेंस एक से दूसरे में बदल गया, वही क्या है मेरा, वही प्रोसेस मेरा रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज अ प्रोसेस, सिंपल कह सकते हैं, रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस convert into another one, convert into another one, यानी किसी दूसरे में वो बदल जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो प्रोसेस ही मेरा एक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि बात करें हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ पेपर प्लस एयर में आप उसको बर्न करते हो तो क्या होने वाला है, अगर इसे करोगे बर्न तो क्या मिलेगा आपको मिलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या मिल जाएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपको स्मोक मिलता है। चलो सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं, स्मोक आपको मिलता है। ठीक है, और प्लस साथ में क्या मिलती है, आपको थोड़ी हीट भी मिलती है। इस तरीके से क्या आप लिख सकते हो इसे, है ना। तो देखो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम वही सेम जो हमने बोला है उसको बस आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो, जैसे कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखी हुई मिल जाती है। तो ये वही वाली बात है। ठीक है, तो जो भी मैंने बोला कि पेपर को अगर मैं एयर में बर्न करता हूं तो मुझे स्मोक मिलती है ना, साथ में हीट मिलती है, तो इसको मैं रिएक्शन में कैसे लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये मुझे प्रॉपर्ली प्रोसेस समझा रहा है कि कहाँ से शुरुआत किया, क्या प्रोसेस हुआ और कहाँ तक हम पहुंच गए। इसी को क्या बोलते हो, अपने केमिकल रिएक्शन बोलते हो। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो ध्यान दो, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और ऐसे भी लिख सकता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज करते हैं जिससे आप एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन को लिखते हो। जैसे कि देखो पेपर है, पेपर क्या होता है, पेपर बेसिकली मेरा कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यानी कि पेपर में क्या है, मेनली मेरा कार्बन। ठीक है, प्लस एयर में क्या होता है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस होती है जो कि मेरे जलाने में मदद करती है। ठीक है, बर्न कर रहे हो मतलब इसे हीट करने वाले हो, और हीट के लिए आप डेल्टा सिंबल, ये जो सिंबल है ये बर्न का सिंबल होता है केमिस्ट्री का, जो जलाने में काम आता है, कंबशन का सिंबल है। और क्या मिलता है आपको, स्मोक, स्मोक यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको CO2 मिलता है, प्लस आपको हीट मिलती है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या होता है कि मेरी एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ये क्या है, मेरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पर क्या हुआ, वही सेम जो प्रोसेस है जो मैंने बोला, पहले मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में लिखा और एक प्रोसेस को समझाया कि भाई हो कैसे रहा है रिएक्शन में। फिर हमने उसके अंदर केमिकल टर्मिनोलॉजीज अगर मैं डाल दूँ, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स अगर मैं डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो वही रिएक्शन को मैं केमिकल या केमिस्ट्री वे में लिख सकता हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होती हैं जो मुझे यही बताती हैं कि एक प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, यानी एक सब्सटेंस एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है। ये जो तरीका है समझाने का,
ये मेरा केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, तो ये चीज हमारे लिए यहाँ आती है कि रिएक्शन होती क्या है। अगर कोई पूछ ले तो बता दो, होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर एक बात आप समझ सकते हो कि अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो कोई यहाँ पर दो तीन चीजें हो रही हैं। जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं आप रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कि पेपर और एयर ने आपस में रिएक्शन करी तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, जो रिएक्शन को करता है। और जो आपका बनता है फाइनली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि आपका बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, रिएक्शन के अंदर दो बातें आती हैं, एक तो रिएक्शन होती है, एक तरफ जो रिएक्शन करते हैं, और एक जो कुछ नई चीज बनती है, ठीक है। तो जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली ये केमिकल रिएक्शन को शो करते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट हो जाते हैं, और CO2 और हीट क्या है, मेरा प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जो मेरा इस रिएक्शन के बाद बना, ठीक है। और एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एरो ने क्या इंडिकेट किया, एरो विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, मेरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। और एरो के ऊपर जो भी वर्ड लिखे हुए रहते हैं वो मेरे कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने किस टाइप से आपकी रिएक्शन होने वाली है, या उसमें करवाना क्या चाहते हो, क्या कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो, वो आप एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो। तो एरो के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा क्या, कंडीशंस, ठीक है। ये मेरा कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं, कितना टेम्परेचर देने वाले हो, क्या प्रेशर देने वाले हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो है लिखते हैं। मान लो मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जला रहा होता हूँ, ठीक है, इसको बर्न करता हूँ, तो वो टेम्परेचर कहाँ पर आएगा, वो इस एरो के ऊपर आएगा। ऊपर भी या नीचे भी आ सकता है, ठीक है, एरो के ऊपर नीचे ही आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, जरूरी नहीं ऊपर भी हो, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे चाहूँ तो नीचे टेम्परेचर भी लिख सकता था कि 1 ATM मान लो मैं लिख देता, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वैसे करवा रहा हूँ, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एरो के ऊपर या नीचे जो चीजें लिखी जाती हैं वो कंडीशंस होती हैं। एरो क्या बताएगा, मेरी डायरेक्शन को, एंड उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है मेरे पास, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट होते हैं जो कि बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये काफी अच्छा तरीका होता है, रिएक्शन क्या है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, वो ऐसे करते हैं। और आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका यूज सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर आप सबसे ज्यादा रिएक्शंस को देखते हो, तो क्या, तो वहां पर पूरी रिएक्शन भरी भरी मिलेंगी। तो आपको यही एक तरीका, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपको यही सेम तरीका आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई रिएक्शन में एग्जैक्टली कौन सी चीज क्या है, कौन क्या बताता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। और यहाँ पर मेरा मूल कॉन्सेप्ट यूज में आता है, कैसे मूल कॉन्सेप्ट यूज में आएगा मेरे स्टोइकियोमेट्री के अंदर। अब इसके बारे में समझते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट जो हमारा था इंपॉर्टेंट, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, ओके। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स स्टोइकियन यानी कि एलिमेंट एंड मीट्रॉन यानी कि मेजर। यानी कि स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, ऑफ अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्टोइकियोमेट्री में क्या बताती है, स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्या है कि हमारे जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। किसी रिएक्शन के अंदर वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ना, और एक रिएक्शन होने वाली होती है ना। अब देखो वो किस तरीके से अपने में चेंज लाते हैं, उसको मेजर करना, उनमें मास में क्या चेंज होने वाला है, उनके अमाउंट में क्या चेंज होने वाला है, तो उसको प्रॉपर्ली मेजर करना ही मेरा स्टोइकियोमेट्री का सारा रोल रहता है। यानी स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं, ओवरऑल सिंपल में किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ओके। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आप उसमें देखते हो कि किस टाइप से उनके अमाउंट में चेंज आने वाला है, ओके। तो ये चीज रहती है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज, कभी भी अगर आपको स्टोइकियोमेट्री अगर कभी भी अप्लाई करनी है तो नंबर एक चीज क्या होनी चाहिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो। रिएक्शन क्या हो, बैलेंस, ठीक है। एंड देन अपना सेकंड पॉइंट पे आपने स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करते हो, ठीक है। कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, क्या कि आपका मीथेन है, CH4 क्या है, बेसिकली आपका मेथेन, ये क्या आपका मीथेन आपको दिया हुआ है, ठीक है। CH4 क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है। इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CO2 बना और आपका H2 बना, ठीक है। तो पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। और बैलेंस कैसे पता चलती है कि आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आपके एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में जो आपके एलिमेंट्स हैं,
उन सभी में जो एटम्स होंगे उन सभी का नंबर इक्वल होना चाहिए, जो लेफ्ट में हो वही राइट में हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपकी बैलेंस मानी जाती है। यानी कि जैसे बात करें यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, यही तो चीज़ें मेरे पास हैं, 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट में मेरे पास कितना कार्बन है, देखो लेफ्ट में मेरे पास देखो तो मेरे पास 1 कार्बन है, राइट में कितना कार्बन है, राइट में मेरे पास 1 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखो हाइड्रोजन कितने मेरे पास लेफ्ट में, टोटल 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या है, मेरे पास 4, ये भी मेरे पास 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो 2 × 2 टोटल क्या हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी मेरे पास राइट में देखो 4 ही ऑक्सीजन मिलेंगे, 2 यहाँ पर और 2 वहाँ पर। तो यानी कि ओवरऑल आपके पास देखो तो रिएक्शन क्या प्रॉपर्ली बैलेंस है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी इक्वल दिए हुए हैं। उनका नंबर अगर इक्वल आ जाए जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हम बोलेंगे कि आपकी रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, और ऐसी रिएक्शन के अंदर ही आप स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करते हो। ओके, तो कैसे करेंगे चलो ये हम समझते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और समझो थोड़ी सी, कि देखो आपने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई भी आपको मॉलिक्यूल या कोई भी एटम दे दिया जाए रिएक्शन के अंदर, तो उसके आगे क्या हमेशा कुछ ना कुछ नंबर रहता है, कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि 1 मानते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था, भला आप मानोगे आगे से 1, अगर यहाँ पे दिया हुआ नंबर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर दिया हुआ है तो 2, तो ये जो नंबर जो आगे लिखे होते हैं इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हो अपना क्या, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। इनको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने असल में इस रिएक्शन को बैलेंस करके रखा हुआ है, इसलिए हम इनको आगे लगाते हैं। ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हमेशा किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के आगे की तरफ लगता है, ठीक है, ये चीज फिक्स रहती है। ओके, कभी ये नहीं होगा कि पीछे लगाओ, नहीं पीछे नहीं लगाते, हमेशा आगे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन को पढ़ते कैसे, रिएक्शन को कुछ ऐसे पढ़ा जाता है, स्टोइकियोमेट्री हमें रिएक्शन को पढ़ना समझाती है कि अब रिएक्शन को कैसे पढ़ते हो, इन द टर्म्स ऑफ मोल या इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट। ओके, देखो इस रिएक्शन से कैसे पता चल रहा है कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल CH4 है ना, CH4 का 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वो 2 मॉलिक्यूल मेरे O2 से रिएक्शन कर रहा है ना, और क्या बन रहा है मेरा 1 मॉलिक्यूल CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल मेरा H2O बन रहा है ना। यानी कि अगर बात करूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा जो 1 मॉलिक्यूल होगा CH4 वो इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा मेरा 1 मॉलिक्यूल तो बनाएगा CO2 और 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा मेरा वाटर को बनाएगा। तो इस तरीके से क्या है, स्टोइकियोमेट्री की मदद से आप किसी रिएक्शन को पढ़ना समझते हो कि किसी रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, कि रिएक्शन तो लिख लिया, पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने तो ये यार ना कि भाई स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई कौन कितने से रिएक्शन कर रहा है और क्या बनने वाला है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है इसका 1 मॉलिक्यूल होगा 2 से रिएक्शन करेगा, 1 आपका मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल आपका H2O बनने वाला है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, यानी पर्टिकुलर रेशियो, वो जो रेशियो होता है ना वो आपको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से पता चलता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये मेरा किस रेशियो में दिया हुआ है, 1:2:1:2। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, यानी कि अगर मान लो मैं कहता इसके 1 मॉलिक्यूल की जगह मान लो मैं बोलता कि रिएक्शन में आपको 2 मॉलिक्यूल में आपको मीथेन देता, तो वो कितने से रिएक्शन करता, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि मान लो मैं आपको क्या देता 2 मॉलिक्यूल क्या देता आपको मीथेन, और मैं बोलता कितने मॉलिक्यूल ये O2 से रिएक्शन करेगा। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से आप इसको पढ़ सकते हो, कैसे आपको पता चल रहा है ये 1 के अगर ये 1 होगा तो ये 2 से रिएक्शन करने वाला है, 2 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन करता है 1, तो 2 कितने से करेगा, ये कितने से करेगा, ये करेगा 4 मॉलिक्यूल से। यानी पर्टिकुलर रेशियो में आपको रिएक्शन करवानी होती है। और मैं बोलूं कितना मॉलिक्यूल आपका CO2 बनेगा, तो अगर इसका 2 मॉलिक्यूल है तो अगर 1 होता तो 1 बन रहा है, तो 2 हो तो कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल H2O बनेगा, डबल, सिंपल बात है, 1 के रेस्ट में वो डबल बनेगा, तो यानी कि 4 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या एक रिएक्शन को पढ़ने का तरीका, कि 1 के रेस्ट में दूसरा कितना बन रहा है या कितना कम बन रहा है। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल अगर O2 होते हैं तो उसके रेस्ट में आधा यानी हाफ अमाउंट ऑफ मीथेन यूज में आता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ही यूज में आएगा। अगर मैं लेता यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल O2 तो कितना मॉलिक्यूल मीथेन होता, 3 मॉलिक्यूल मीथेन ही मेरा यूज में आता। तो इस तरीके से आप स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट की मदद से किसी रिएक्शन को समझ सकते हो कि कौन कितने से कितने अमाउंट में रिएक्शन करने वाला है, क्योंकि नंबर मुझे अमाउंट रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा नंबर में हमारे पास, केमिस्ट्री में हमारे पास क्या रहता है, मोल हमारे पास रहता है, तो मोल भी मैं इसमें रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। कैसे, सिंपल चीज़ है, मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मोल अगर मेरे को यहाँ पे मिलता तो 1 मोल भी क्या, ये भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेम रेशियो में रिएक्शन होगी। तो अगर 1 मोल नंबर होगा तो ये 2 मोल नंबर से रिएक्शन करेगा और आपका 1 मोल ये और 2 मोल ये बनेगा। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा है जैसे कि मेरी स्टोइकियोमेट्री फॉलो हो रही है। स्टोइकियोमेट्री में देखो, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितनी रिएक्शन करने वाला है, जितनी वो रिएक्शन करेगा उसी के रेस्पेक्ट में मेरे नंबर चेंज होने वाले हैं। तो अगर देखो 1 मोल होता, 10 मोल होता तो 20 रिएक्शन होती, 50 मोल्स होते तो 100 मोल्स ऑक्सीजन की रिएक्शन करते, है ना। अगर इसका 1 मोल ले लिए तो ये भी तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका नंबर कितना होगा, डबल होगा, तो डबल नंबर कर दिया। इसके रेस्पेक्ट में इसका नंबर इक्वल रहने वाला है, तो मैंने 1 मोल, इधर भी 1 मोल आ गया, है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग देखो। और इसके रेस्पेक्ट में इसका मोल या इसका जो नंबर है वो डबल होना चाहिए था, यानी कि अगर वो 1 मोल है तो ये 2 मोल होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या आप नंबर्स में स्टोइकियोमेट्री डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स को नंबर्स में सीधा सीधा लगा सकते हो, ओके। और आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा पार्टिकल कितना रिएक्शन करने वाला है। और ये किसी के लिए भी लगा सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी, ओके, ये चीज है। तो ये आपका आता है मोल्स के केस में, ठीक है। लेकिन भैया ना अमाउंट को अगर बात करें तो आप मोल्स में रिप्रेजेंट करते हो, नंबर में रिप्रेजेंट करते हो, इसके अलावा वैसे वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट करते हो और मास में भी रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो वॉल्यूम और मास में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो चलो यही सेम रिएक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं वॉल्यूम और मास के केस में क्या होता है। तो क्या था मेरे पास, CH4 + 2O2, क्या बना रहा है मेरा, CO2 + 2H2O बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1 CO2 बन रहा है और 1 ही मेरा CH4 है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, ऑटोमेटिक आपको 1 लगाना है, ठीक है। तो रेशियो क्या था मेरा, रेशियो मेरे पास था 1:2:1:2, और ये रेशियो कैसे आ रहा है मेरा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं बैलेंस रिएक्शन के अंदर, उधर आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो क्या, अगर मेरे पास होता मोल, यानी कि 1 मोल ये मेरे 2 मोल से रिएक्शन करता, 1 मोल ये और 2 मोल ये बनाता, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर्स के लिए, नंबर्स में अगर मैं बात करता हूं तो आप स्टोइकियोमेट्री को आप ज़्यादातर सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्री को आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन मान लो मैं आपको वॉल्यूम देता, मान लो मैं देता वॉल्यूम, जैसे कि मान लो आपको देता 1 लीटर, ठीक है, और मैं बोलता कि क्या 1 लीटर अगर मैं आपको मीथेन देता तो ये लीटर में अगर रिएक्शन होती, मान लो रिएक्शन गैस में हो रही है तो गैस में लीटर चलता, तो क्या लीटर के केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल। लीटर के केस में भी आप डायरेक्टली अपने क्या स्टोइकियोमेट्री को लगा सकते हो, कैसे, अगर ये 1 लीटर होता तो इसके रेशो में डबल होता, यानी कि 2 लीटर ये रिएक्शन करता, ये 1 लीटर आपका बनता और ये आपका 2 लीटर बनता। यानी कि मैं बात करूँ वॉल्यूम के केस में आप डायरेक्टली अपनी स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चाहे वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 की जगह पे यहाँ पर तो 10 लीटर होता तो 20 लीटर बनता, ये 10 लीटर बनता और ये 20 लीटर बनता, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कोई रिएक्टेंट कितने से किस रेस्पेक्ट में रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, ओके, कितना अमाउंट वो बनेगा तो पता कर सकते हैं। अब अमाउंट का तीसरा तरीका जो होता है वो होता है आपका मास, ठीक है। मास के रेशो में बात करूं, मान लो मैं बोलता कि 1 ग्राम, या मान लो आपको बोलता मैं 10 ग्राम, ये 10 ग्राम मीथेन, तो अगर मैं बोलूं कि कितने बनते हैं आपके अदर प्रोडक्ट, तो अगर आप इसको डायरेक्ट डबल करके स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते, मान लो हम ये कहते हैं कि 10 ग्राम में मैं इसमें भी स्टोइकियोमेट्री लगाता, तो मैं बोलता क्या स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ये 20 ग्राम बनता, ये मेरा 10 ग्राम बनता और ये मेरा 20 ग्राम बनता। तो यहाँ पर अगर मैं स्टोइकियोमेट्री अगर अप्लाई करूँ मास के अंदर, ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं होती है, ओके, ध्यान रखना। मास के अंदर आप कभी भी डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि ये चीज़ गलत हो जाती है, ओके। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मास के अगर कंडीशन में देखो तो मास और मोल्स में जब रिलेशन होता है तो मोलर मास वर्ड आता है, और हर एक का क्योंकि मोलर मास अलग अलग हो जाता है ना, तो ऐसे में स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना मास के केस में कभी भी डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं करते। तो ये चीज़ जो है, ये जो बात है मास के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या है मेरा गलत है, ठीक है, मास में नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे, अगर आपको मास दे दिया जाए तो ध्यान रखना मास को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में, और फिर मोल्स में अपनी स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करोगे प्रॉपरली एंड देन उसको अगेन मास में कन्वर्ट कर लोगे अपने फॉर्मूले से। यानी हम क्या करते, जैसे कि मान लो आपको मैं ये बोलता क्या, आपको मैं बोलता क्या 16 ग्राम्स, मान लो मैं आपको बोलता 16 ग्राम्स में आपको देता मीथेन,
ठीक है। तो अगर मुझे इसके लिए अगर अप्लाई करना है, मुझे पता करना है कि भाई कौन कितने अमाउंट में बनने वाला है, तो भाई क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, मास में डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई नहीं, मोल्स में कन्वर्ट करो। और मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला पता है, मोलर मास से डिवाइड करके। तो CH4 का मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 16, तो यानी कि 16/16 यानी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मोल मेरे पास हो जाएगा। अब मोल अगर मुझे एक बार पता चल गया तो फिर मैं इसको पूरे में अप्लाई कर सकता हूँ, एंड देन उन मोल्स को मैं अगेन कन्वर्ट कर दूंगा मास में, जिससे कि मुझे हर एक के रेस्पेक्ट में उनका ग्राम में वेट पता चल जाएगा। यानी देखो मोल आ गया तो ये कितना बनेगा मेरा, ये बनता मेरा 2 मोल, है ना। चलो मैं आपको 60 की जगह मान लो 160 बोलता, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 160 अगर मान लो मैं बोलता यहाँ पर तो क्या होता, मुझे 10 मोल मिलते, है ना। तो ये कितना बनता है मेरा, रेशियो के अकॉर्डिंग इसका डबल, यानी कि 20 मोल से ये रिएक्शन करता, 10 मोल मेरा अगेन सेम रेशियो के अकॉर्डिंग ये बन जाता, और मेरा 20 मोल ये बनता, 20 मोल मेरा ये बन जाता। तो हमने इसको मोल में, देखो मोल में कन्वर्ट करके अब मैंने आराम से स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करवा दी। अब मुझे आना से चाहिए मास में, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अगेन क्या करूंगा, इनके रेस्पेक्टिव मोलर मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हर एक के लिए उसका मास मिल जाएगा, है ना। अब देखो सिंपल चीज है, तो अगर मैं बात करूं तो इसका तो मुझे पता ही 10 मोल का क्या होता है, 10 मोल तो मुझे पता ही क्वेश्चन में था ही, 160 ग्राम्स हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 60, सिंपल चीज है। अगर 20 मोल है तो O2 का मेरा मोलर मास क्या होता है, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई मत करना, बस ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि 2 स्टोइकियोमेट्री है, उसका लेना देना नहीं है मोलर मास से। मेरा मेन मॉलिक्यूल कौन सा, ऑक्सीजन है, O2। तो O2 का मोलर मास क्या होता है मेरा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का क्या होता है मेरा 32। तो क्या करेंगे यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 32 से तो मुझे इसका ग्राम में मास पता चल जाएगा, कितना क्या हो जाएगा आपका 640 ग्राम्स। तो ये इसका आंसर आता है, ठीक है, 640 ग्राम्स बनता। और मेरा CO2 का मास क्या होता है मेरा, CO2 का मास होता है 44, ये इसका मोलर मास होता है। तो यहाँ पर क्या करता है 44 से मल्टीप्लाई, यानी कि 440 ग्राम्स क्या मिलता मुझे, CO2 मिलता। और मुझे H2O कितना मिलता है, H2O का होता है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है आपको 360 ग्राम्स, आपको क्या मिल जाता है, आपका वाटर मिलता। तो इस तरीके से आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि कौन कितना बनने वाला है इन द टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो मोल्स की मदद से ये पता चलता है कि भाई रिएक्शन के अंदर कौन कितना बनने वाला है, कैसे कैसे रिएक्शन होने वाली है, कौन किससे कितने अमाउंट में रिएक्शन करेगा। तो मोल्स इतना तो सारा कुछ मुझे बता रहा है, क्योंकि मोल्स हर एक के बीच का रिलेशन ला के दे रहा है ना। मोल्स की वजह से आपको लीटर या ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या नंबर्स मेरा खुद मोल रिप्रेजेंट करता ही है। तो इस तरीके से आप पूरी रिएक्शन को पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्री आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, लीटर यानी वॉल्यूम के अंदर भी, और अपना चाहो तो अपने नंबर्स में भी। लेकिन ग्राम्स या मास अगर आपको दे दिया जाए तो आपको उसको हमेशा पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको आप अप्लाई करोगे पूरी स्टोइकियोमेट्री में, एंड देन आप फाइनली इसको अगेन उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके अगेन उसे अपने मोल्स में या मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पर आता है स्टोइकियोमेट्री के लिए। ओके, क्लियर। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या काम करती है, एंड रिएक्शन आप कैसे पढ़ते हो, रिएक्शन में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ आती है, जहाँ पर मोल्स का बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। अब तो यहाँ पे एक टर्म और आती है हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, जिसका आप बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये टर्म क्या होती है ये भी समझ लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसा भी इतना सिंपल पढ़ रहे हैं ना, ये भी बहुत सिंपल चीज़ होती है। देखो रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें पता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि कोई एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या रिएक्शन और आगे होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखो सारे के सारे रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तभी मेरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई एक भी पहले ही खत्म हो जाएगा तो तुरंत मेरी रिएक्शन रुक जाती है। और जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को आप बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी कि डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन ये बोलती है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट दैट गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर लिमिट हाउ मच द प्रोडक्ट विल कैन बी फॉर्म। यानी कि प्रोडक्ट कितना बन सकता है ये किस पे डिपेंड करेगा? मेरे लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हो जाएगा वो तुरंत की तुरंत मेरा प्रोडक्शन को रोक देगा, आगे प्रोडक्ट मेरा बनना बंद हो जाएगा और वहीं की वहीं मेरी लिमिट सेट हो जाती है प्रोडक्ट के लिए। तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट का बात होती है। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट डिपेंड्स ऑन द मोल रेशियो एंड नॉट ऑन द मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट। सिंपल चीज है, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं? मोल रेशियो देखे कि आपको क्या मोल रेशियो दिया हुआ है उससे आप पता कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बार में क्लियर होगा। जैसे कि मान लो आपको दिया है A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? आपका C बना रहे हैं, ठीक है। C प्लस D मान लो आपके दो आपके बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि रिएक्शन ऐसी हो रही है कि A है वो 2B से रिएक्शन कर रहा है
और आपका 3C बन रहा है और आपका 4D बन रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। चलो एक जनरलाइज में कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होने वाली है, रिएक्शन कुछ इस रेस्पेक्ट में हो रही है कि ये पूरी बैलेंस अगर है तो ये 1:2 में रिएक्शन करने वाले हैं और आपका 3:4 आपका ये बनेगा कि 1 अगर A होगा तो वो 2B से रिएक्शन करेगा, 3C बनाएगा, 4D आपका बनाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, सिंपल चीज़ है, इजी काम है, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, ये तो हमारी स्टोइकियोमेट्री वाली बात होगी, ये बैलेंस रिएक्शन ऐसे होती है। अब जब रिएक्शन आप करवाओगे किसी लैब के अंदर तो आपको उनका अमाउंट दिया जाएगा, तो उस अमाउंट के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भाई कौन ज़्यादा बनेगा, कौन जल्दी खर्च होने वाला है, कौन कम खर्च होने वाला है। जैसे कि मान लो मैं आपको ये बोलता कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट गिवन है इनका, मान लो आपको लैब के अंदर जो अमाउंट गिवन होता है, मान लो वो दिया है कि इसके आपको 2 मोल्स दिए हैं, इसकी भी आपको 2 मोल दिए, मान लो आपको दोनों के 2 मोल आपको दे दिए और आपका पूछा जाए कि भाई कितना आपका कौन बनेगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों के मैं 2 मोल देता हूं तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन मेरा कौन सा है, यानी कौन पहले मेरा खत्म हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन पढ़ो, तो रिएक्शन पढ़ के भी कर सकते हो मैनुअली, या एक सिंपल ट्रिक है उससे भी कर सकते हो, लिमिटिंग रीजन पहचाने की डायरेक्ट ट्रिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। तो देखो वैसे तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल अगर A है तो वो 2 मोल B से रिएक्शन करेगा, यानी कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी A का 1 मोल आया, उसने B के 2 मोल से रिएक्शन कर लिया और तुरंत मेरा प्रोडक्ट बना दिया, 3 मोल C और 4 मोल D मेरा बन जाएगा। सिंपल चीज़ है, वो तो इजी काम है। लेकिन देखो अगर जैसे 2 मोल मेरा B खर्च हो जाएगा तो B तो मेरा तुरंत 0 हो गया और A का अभी भी मेरे पास 1 मोल मेरा बच जाएगा। रिएक्शन में ऐसे होने वाला है। तो अगर ऐसा हुआ तो पहले कौन खर्च हुआ, पहले मेरा B खर्च हो गया, तो जो पहले खर्च हो गया, जो पहले खत्म हो गया, वही क्या है मेरा लिमिटिंग रीजन मेरा हो जाता है। तो इस अमाउंट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो जो मुझे अमाउंट दिया है उसके बेसिस पे आप बता सकते हो, यानी मोल्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन पहले खर्च हो जाएगा, और वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट आपका होता है। तो मोल रेशियो मैंने बताया, मोल रेशियो से पता चलेगा। हमें ग्राम में मास अगर दिया तो उससे पता नहीं चलता, क्योंकि हर एक मास के लिए अलग अलग मोल की वैल्यू होती है। ओके, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री आप मोल्स के लिए अप्लाई करते हो, मास के लिए अप्लाई नहीं करते। मास अगर दिया है तो आपको उसको हमेशा पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और तब अपनी स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करते हो। ओके, तो ये चीज आपकी यहाँ पर आती है। क्लियर है। अब तक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहो तो ट्रिक भी यूज में ले सकते हो। ट्रिक क्या होती है हमारे पास, ट्रिक भी समझ लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिक्स काफ़ी काम आती हैं अपनी पूरी केमिस्ट्री के अंदर। इवन केमिस्ट्री नहीं, आप मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी ट्रिक्स देखते ही हो। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं। ओके, वो ये रहती है कि देखो सिंपल वर्ड है, गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री मोल्स। ठीक है, ये चीज सिंपल सी ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि जो भी आपको रिएक्टेंट दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो भी मोल्स आपको पता है, ठीक है, और उसमें अगर आप स्टोइकियोमेट्री मोल से डिवाइड कर दो और ये वैल्यू जिसके लिए भी आ जाए मिनिमम, जिसके लिए भी ये वैल्यू मिनिमम आएगी, वही आपका हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। एलआर यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट आपका हमेशा रहता है। जैसे कि देखो अगर बात करूं यहाँ पर, देखो इसके 2 मोल्स हैं और इसका स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से मोल्स क्या है 2, ठीक है, और इसका 2 मोल्स है, इसके मोल्स है 1। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, चलो देखो ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं बात करता तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पर आता है 1, और यहाँ पर क्या आता है 2 डिवाइड बाई 1, यानी यहाँ पर आता है 2। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर निकल के आई, मिनिमम वैल्यू बी के केस में, तो बी क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है डायरेक्टली। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, सीधा सीधा जो भी आपको मोल्स दिया हुआ है वो डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जो मोल्स हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसके कितने मोल्स यूज में होने वाले हैं, यानी कौन पहले खर्च हो जाएगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन सा रहेगा, जो मिनिमम रहेगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग मेरी पूरी रिएक्शन काउंट की जाएगी, यानी कि बी जैसे ही खर्च हो जाएगा मेरे प्रोडक्ट उतने ही बनेंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मुझे पता चलेगा कितना मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर आती है लिमिटिंग रिएजेंट में। ओके, क्लियर सभी को। तो ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, जो भी अगेन मेरे मूल कंसेप्ट से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक वर्ड और भी आता है मेरा, कौन सा, कंसंट्रेशन, वहां पर भी ये चीज आती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे किसकी, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस की, यानी ये क्या होता है। देखो सिंपल चीज है, अगर आप देखो कि कोई भी जो रिएक्शन होती है ना वो ज्यादातर आप देखो सॉल्यूशंस के अंदर होती है, पर सवाल अब छोटा सा ये आता है क्या कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सिंपल चीज, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो सॉल्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जब दो कंपोनेंट्स आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस
homogeneous mixture of two or more components। ठीक है, यानी ये क्या होता है मेरा दो से ज्यादा अगर मेरे जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो आपस में परफेक्टली ब्लेंड अगर हो जाते हैं, परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को आप एक सॉल्यूशन कहते हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मान लो चीनी ली आपने और चीनी को आपने पानी में डाल दिया, यानी शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो आप देखोगे ये जो मेरा मिक्सचर है ना, ये मेरा होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि चीनी को अगर मैं पीता हूँ, मान लो एक साइड से मैं पीना स्टार्ट करता हूँ, है ना, तो मुझे मीठा मीठा लगेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं उसी को दूसरे साइड से पीना स्टार्ट करूं तो भी मुझे सेम टेस्ट आएगा। अब चलो मैं बोलता हूँ कि यार मुझे कप से डायरेक्टली नहीं पीना है, ग्लास से डायरेक्टली नहीं पीना, मुझे स्ट्रॉ डाल के पीना है। अब मैं स्ट्रॉ डाल के भी पीऊंगा तो भी मुझे बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीनी और पानी परफेक्टली मिल चुके हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो गए, तो वो जो कंपोजिशन जो बना है अब इसका वो पूरा एक जैसा बनेगा थ्रू आउट प्रॉपर अपने मिक्सचर के अंदर। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो उसी को क्या बोलते हो? और दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को आप सॉल्यूशन कहते हो। तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन। और मैं बता देता हूँ जितनी भी रिएक्शंस होती है ना आपकी केमिस्ट्री के अंदर, वो ज्यादातर मेरी सॉल्यूशंस के अंदर ही होती हैं, यानी कम से कम मेरे पास एक तो लिक्विड होता ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है सॉल्यूशन में कम से कम मिनिमम वन लिक्विड होता है, मिनिमम वन लिक्विड। यानी ज्यादातर जो मेरी रिएक्शंस होती है ना वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, यानी कम से कम एक लिक्विड आपको देखने को मिलता है। अब वो लिक्विड आपका वाटर भी हो सकता है या वो कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक लिक्विड तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शंस के लिए आपको पता है ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली आपस में टकरा जाएं और रिएक्शन कर लें, ऐसा नहीं होता। हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रिएक्शन नीड्स अ मीडियम, ये फिक्स है, रिएक्शन नीड्स मीडियम। ठीक है, हमेशा किसी ना किसी टाइप का मीडियम चाहिए ही होता है। ठीक है, ये वाली बात आती है। तो लिक्विड जो होते हैं ना वो हमें बहुत अच्छा मीडियम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा मीडियम हमें मिल जाता है इनकी मदद से, जैसे कि हम आराम से अपने रिएक्शन को कर सकते हैं। जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन कर पाते हैं और मेरी रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि मान लो हवा के अंदर, जैसे हम एयर के अंदर जैसे हम पेपर को बर्न भी करते हैं, तो एयर क्या करती है? एयर यहाँ पे मीडियम देती है। ठीक है, जिससे कि मेरी रिएक्शन हो पाती है। तो ये चीज यहाँ पर आती है। ऑलवेज ध्यान रखना, रिएक्शन के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए ही होता है। और ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर बात करें, केमिकल लैब्स में बात करेंगे, तो ये जो मेरा मीडियम होता है वो लिक्विड होता है। तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, कि लिक्विड मीडियम में हमारी रिएक्शन होती है। ओके, और यहाँ पर एक वर्ड मेरे पास आता है कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओके, अब देखो एक बार ध्यान देना, छोटी सी बात और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। देखो सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो ध्यान रखना, जैसे कि शुगर एंड वाटर का मैंने बताया था, तो ध्यान रखना कंपोनेंट आपके दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, एक ये चीज और समझ लेते हैं, फिर हम कंसंट्रेशन वर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे पास होता है। देखो जैसे पानी है और चीनी था, है ना, तो जो ज्यादा अमाउंट में रहता है ना वो मेरा हमेशा सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में रहता है उसका बोलते हो सॉल्यूट। सिंपल वर्डिंग। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है मेरा, विच इज ग्रेटर इन अमाउंट, ग्रेटर इन अमाउंट वो क्या है मेरा सॉल्वेंट, और लेसर इन अमाउंट क्या होता है मेरा, लेसर इन अमाउंट क्या है मेरा, वो मेरा सॉल्यूट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन मेरे लिए हो जाती है। क्लियर सभी को? तो ये मेरा सॉल्यूशन की बात है। अब बात करेंगे हमारे कंसंट्रेशन पे। तो फाइनली जो हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी, जो आपके 12th में भी जो आपका परीक्षा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर वहां पर आता है और वहां पर इसकी काफी सारी बातें की जाती हैं, और वही है ना कि मूल से पूरा रिलेट करता ही करता है, तो इसलिए इसकी बात हम यहाँ भी करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है इन केमिस्ट्री। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट इज कंटेन इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखो हम ये जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉल्यूशन का, कौन सा वाला, जैसे कि आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो शुगर मेरा कम अमाउंट में था जो कि मेरा सॉल्यूट है, वाटर मेरा ज्यादा अमाउंट में था जो कि मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, मेरा पूरा सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट की जो भी अमाउंट प्रेजेंट होती है अपने पूरे सॉल्यूशन के अंदर, उसी को आप बोलते हो क्या, कंसंट्रेशन से आप उसको डिफाइन करते हो, बस और कुछ नहीं है, इतनी सी बात। ठीक है, यानी जैसे वाला 10 ग्राम आपने चीनी डाल दी, तो 10 ग्राम जो अमाउंट हो जाएगी वो क्या आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे कंसंट्रेशन को निकालते हो, तो इसके लिए हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजी है जिनकी हम बात करेंगे। एक तो होती है मेरी कौन सी, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, दूसरी होती है मोल फ्रैक्शन,
तीसरी होती है मोलरिटी और चौथी होती है मेरी मोलरिटी। ध्यान रखना मैं तीसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ में आती है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी तरीके होते हैं जिससे आप कंसंट्रेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो, यानी बता सकते हो कि कैसे मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आई मीन सॉल्वेंट या मेरे सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर बात करते हैं हमारा सबसे पहला मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये सब लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में मान लो 100 मार्क्स का कोई एग्जाम था और मान लो आपके उसमें 95 मार्क्स आपके आते, ठीक है। तो आपके परसेंटेज अगर पूछोगे कितनी परसेंटेज मार्क्स आपके आए तो क्या करोगे, आपके मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 ऐसे करके निकालोगे और जब निकालोगे तो क्या होगा 95% आपके मार्क्स आते हैं। सिंपल चीज है ना। तो वही सेम बात क्या है मास परसेंटेज। अब देखो मास परसेंटेज किसकी बात करेंगे, हम सॉल्यूट की बात करने वाले हैं ना। तो देखो क्या होता है, सिंपल बात है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या टोटल क्या है सॉल्यूशन, तो यानी कि ना सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास यानी कि सॉल्यूशन का मास इनटू 100 अगर मैं कर देता हूं तो मुझे मास परसेंटेज मिल जाता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल W क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरे मास ऑफ सॉल्वेंट आई मीन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा क्या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100। पर ये ध्यान रखना केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अंदर मास हमेशा किस में रखा जाता है, ग्राम्स में रखा जाता है, ठीक है। तो ग्राम्स में ये होना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है आपका किसका, मास परसेंटेज, जिसको वेट परसेंटेज भी कहते हो। तो W अपॉन कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली क्या होता है, मेरा मास परसेंटेज रहता है। इतनी सी बात है और यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसका चाहो तो एग्जाम्पल भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि 20% आपको लिखा हुआ है क्या, NaCl, ठीक है, 20% NaCl सॉल्यूशन मान लो कहीं पे लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आपके पास जितना परसेंटेज है ना उतने ग्राम्स आपके पास सॉल्यूट रहने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि 20 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये आता है, देखो बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी कि ओवरऑल जितनी परसेंटेज दी जाएगी उतना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, मेरे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से मास परसेंटेज की मदद से आप इजीली सॉल्यूट या सॉल्यूशन की वैल्यू भी पता कर सकते हो कि उनका अमाउंट कितना है, ओके। तो ये चीज हमारी यहाँ पर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसकी, मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो फ्रैक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं ना। फ्रैक्शन निकालने का तरीका बहुत ईजी है कि जिसके लिए भी फ्रैक्शन निकालते हैं उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाता है ना। जैसे फ्रैक्शन ऑफ नंबर आप निकालते हो, है ना, तो वो चीज़ है। सेम मोल फ्रैक्शन है कि मोल का फ्रैक्शन निकालना। अब मोल का फ्रैक्शन किस में निकलेगा, मेरे सॉल्यूट और मेरे सॉल्यूशन के बीच में, यानी सॉल्यूट के मोल्स हैं ऊपर और सॉल्यूशन के मोल्स आते नीचे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। और इसको आप ध्यान रखना काई से रिप्रेजेंट करते हो, एक्स जैसा सिंबल है जिसको क्या बोलते हो आप, काई, इससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि देखो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन मेरा बनता है किससे, सॉल्यूट से प्लस मेरा सॉल्वेंट से, इन दो से मिलकर मेरा क्या है, सॉल्यूशन बनता है ना। अब मान लो कि चलो मैं सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ और सॉल्वेंट को मान लो मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये जनरल मान लिया हमने सिंबल के तौर पे ताकि हम इजीली टर्म्स निकाल पाए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आपको मोल फ्रैक्शन निकालूं तो मोल फ्रैक्शन किसी के लिए भी निकाल सकते हो। मान लो मैं सॉल्यूट के लिए निकालता हूँ तो क्या बोलूंगा, काई B इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, मान लेते हैं कि इसके मोल्स क्या है NB और सॉल्यूशन में इसके मोल्स हैं Na आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो काई भी हो जाएगा क्या, जिसके लिए निकालोगे उसके मोल्स तो ऊपर और डिवाइड क्या करोगे टोटल मोल से। टोटल मोल क्या है मेरा, Na प्लस NB, जो कि मेरा मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, फॉर सॉल्यूट। इसी सेम तरीके से चाहो तो आप सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हो, यानी काई A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Na अपॉन में Na प्लस में NB,
तो ये चीज़ है। ओके, तो इस तरीके से बात करते हो आप। मोल फ्रैक्शन ध्यान रखना, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, सॉल्यूट के लिए भी, सॉल्वेंट के लिए भी, बस ये ध्यान रखना जिसके लिए भी निकालो उसके मोल्स ऊपर अपॉन डिवाइड में टोटल मोल्स आते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आप उनके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये वाली बात यहाँ रहती है। अच्छा ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट होती है ये यूनिटलेस होती है, ये आप चाहो तो ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल कि ये क्या है मेरी यूनिटलेस, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे मास परसेंटेज की, इसकी भी कोई यूनिट नहीं रहती, ये भी क्या है मेरी यूनिटलेस रहती है। ठीक है, ये चीज यहां पर आती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो है मेरी कौन सी, मोलैरिटी। अब ये क्या होता है, देखो मोलैरिटी मैं बताता हूँ, मोलैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, तो ये हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मोलैरिटी को ध्यान रखना, कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करते हो और डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो भी मेरा सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट होता है उसी को आप मोलैरिटी कहते हो। यानी फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, यानी कि मोलैरिटी यानी कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच शुड बी इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या है मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला बेसिकली रहता है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे तो सही कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में ये। ठीक है, तो ये क्या हमारा फॉर्मूला रहता है बेसिकली। ध्यान रखना ऊपर मोल्स होना चाहिए और नीचे वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट चेंज हो जाएगी तो फॉर्मूले में चेंज भी आ सकता है, ध्यान रखना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको ml में अगर वॉल्यूम दे दिया जाए तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसे करोगे। पर इनकेस अगर चाहो तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो आप यूज में ले सकते हो। क्या, एक अलग फॉर्मूला कि जिससे आप निकाल सकते हो कि मोलैरिटी का क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, मान लो आपको दिया है वॉल्यूम जो कैपिटल वी से आप रिप्रेजेंट करते हो, मान लो वो ml में अगर हो तो आप कुछ नहीं करोगे, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी सी बात है। तो आप ऐसे करके दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला अगर लीटर में दिया है तो लीटर वाला लेना, अगर क्वेश्चन में आपको ml दिया है तो आप ml वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो। ये वाली बात यहाँ आती है। इसके बाद इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है, वो रहती है मोल पर लीटर होती है। ठीक है, ये क्या है इसकी यूनिट, और कभी कभार क्या है यूनिट के तौर पे डायरेक्टली कैपिटल एम भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो दोनों ही क्या है इसकी मेरी यूनिट हो जाती हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मेरी जो मोलैरिटी होती है फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि भाई ये सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मेरा सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये एक चीज पे और डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी आपकी जो मोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी चेंज होती है। अब ये थोड़ा सा मेरा जेई नीट की बात होती है, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव वाली बात है कि देखो ऐसा हो क्यों रहा है, टेम्परेचर देखो फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो ये सोचना थोड़ा सा अजीब लगे कि टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों कर रही है। वो इसलिए करे क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाता है, और वॉल्यूम बदल गया तो मोलैरिटी बदल जाएगी। इसलिए जो मोलैरिटी होती है ना वो इनडायरेक्ट वे में टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन वही मैं बात करूँ पहले वाले टर्म्स की, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हुआ या मेरा मास परसेंटेज होगा, जहां पर वॉल्यूम नहीं आया, तो जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा उस वो टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करेगी। लेकिन जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए तो वो क्या है मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाती है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो ये वाली बात यहां आती है हमारी मोलैरिटी के लिए। ओके, अच्छा अब एक लास्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म होती है वो रहती है मेरी कौन सी, मोलैरिटी। अब ये क्या होती है, बहुत ही सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर क्या थोड़ी सी बात चेंज होती है। नॉर्मली अब तक हम क्या देख रहे थे, ऊपर सॉल्यूट था, नीचे मेरा सॉल्यूशन की वैल्यू थी। ठीक है, चाहे वो मोल्स हो, चाहे वो मास हो ग्राम में, या फिर वो हमारा वॉल्यूम क्यों ना हो। ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऊपर होगा मोल्स और नीचे होगा सॉल्वेंट की वैल्यू। ठीक है, वो भी kg के अंदर, यहाँ पर हम kg में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट
ठीक है, किस में होना चाहिए मेरा, वो केजी में होना चाहिए, वो केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है मेरा मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला जैसे कि मेरे मोलरिटी का सेम ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे नीचे मेरा मास होता है और सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्वेंट होता है। ये दो बातों को स्पेशली ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है भाई स्टूडेंट बहुत बार गलती करी हुई है, तो ये गलती पर आपको नहीं करनी है, चीजें समझनी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आती है। और वही सेम बात दूसरा फॉर्मूला इसका और भी लिख सकते हो, अगर केजी की जगह पर ग्राम दे दिया जाए तो आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, तो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू mass of solute, sorry I mean moles of solute, m equals to moles of solute divide by mass of solvent। अगर मान लो आपको ग्राम में दिया जाए तो क्या करोगे, सिंपल ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। और 1000 से मल्टीप्लाई कर भी क्यों है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। सेम हमने पहले भी 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो यूनिट कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है क्या, मोल पर केजी होती है। और कभी कभार डायरेक्टली यूनिट के तौर पे स्मॉल m को भी रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो ये क्या है इसकी यूनिट। और अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना, मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और बिल्कुल सही बात है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर का वॉल्यूम अगर नहीं आया तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो जो क्वांटिटी है, वो जो मेरी कंसंट्रेशन टर्म होगी, वो भी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये मेरे डिपेंड नहीं करती है। तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हमारी डिपेंड करती है, वो करती है मोलरिटी। तो ये वाली बात आपके क्वेश्चन में आई हुई थी, एक बार एग्जाम में आया था कि आपके पास ये 4 टर्म्स दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो उसका आंसर क्या था, मोलरिटी। और अदर जो टर्म्स थी वो डिपेंड नहीं करती। तो ये वाली बात यहाँ आती है हमारे लिए। तो ये हमारी मेन 4 कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास हो जाती है। ओके, अब करते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन, ताकि आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो देखो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.50 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, देखो आपको इनडायरेक्ट वे में मोलरिटी दी हुई, देखो ये रही कैपिटल M, समझ के ना, कैपिटल M यानी कि मोलरिटी। तो आपको मोलरिटी दी हुई है, कैपिटल M क्या दिया हुआ है, 0.50 कैपिटल M आपको दिया हुआ है, ये मोलरिटी हमें दी हुई है। ठीक है, यूनिट देख के पता चल रहा है क्लियरली, है ना। इसके अलावा वॉल्यूम हमें दिया हुआ है क्या, 250 ml में वॉल्यूम दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपको क्या बोला है, आपको बोला है सोडियम क्लोराइड का आपको ग्राम में मास पता करना है। ओके, मास ऑफ NaCl, ये क्या है मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो करोगे कैसे, बहुत ही सिंपल है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला बस वो आपको अप्लाई करना है सही से, और कुछ नहीं करना। और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको दिया है ml तो ml वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अगर वॉल्यूम दिया है लीटर में तो ये वाला फॉर्मूला रखेगा। तो क्योंकि मुझे ml दिया है तो ml वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो हम क्या जानते हैं हमारे पास, तो मोलरिटी इक्वल क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या है मेरा वॉल्यूम विच शुड बी इन ml, तो क्या हो जाएगा इंटू 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन देखो हमारे पास क्या है, हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे ग्राम में मास पता करना है ना। तो हमें पता है भाई, ये हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मेरा क्या, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं ये चीज वहां पर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे नया क्वेश्चन और भी मिल सकता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, मास अपॉन में मोलर मास इनटू माय वॉल्यूम इन ml और इनटू हो जाएगा 1000। तो ऐसे करके क्या है, आप अलग अलग फॉर्मूले भी जनरेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को आप मिक्स करते रहते हैं और आपको नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। लेकिन मेन जो बेस फॉर्मूले हैं आपको बस वो याद रखने हैं। ठीक है, बेस फॉर्मूले थोड़े से याद रखोगे, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। अब हमें मास निकाल लेना, तो मास निकालने के लिए क्या करोगे, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं करना, मोलरिटी इंटू क्या कर दोगे, मोलर मास इंटू वॉल्यूम अगर ml में है तो, और क्या कर दोगे, डिवाइड कैसे कर दोगे, 1000 थे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, बस मास को एक तरफ रख दिया और बाकी सभी को मैंने दूसरी साइड भेज दिया, और ऑटोमेटिक मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे अपना मास मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्राम में जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल। तो देखो मोलरिटी मुझे दी हुई है, मोलरिटी मुझे क्या दी है, 0.50
इंटू मोलर मास ऑफ NaCl। अब NaCl का मोलर मास क्या है, बस ये हमें पता करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखो हम जानते हैं क्या NaCl का मोलर मास क्या होता है, अगर नहीं भी पता तो हम निकाल लेते हैं एक बार आराम से। तो क्या हो जाएगा मेरे पास NaCl, है ना। तो देखो Na का क्या होता है मेरे पास, इसका होता है 23 प्लस Cl का क्या होता है मेरा 35.5। ये मेरे पास रहता है। बेसिकली हमें याद ही है कि एटॉमिक मास कैसे याद करता है, वो ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता भी चुका हूँ। तो आई होप सभी को एटॉमिक मास तो याद होंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे टोटल सम, ये हो जाएगा मेरा क्या 5 और 3 8, तो 58.5। ये क्या हो जाएगा मेरा ग्राम पर मोल, ये क्या हो जाएगा मेरा मोलर मास हो जाएगा। सिंपल चीज़ आपको याद होगा। यूनिट का सभी लोग ध्यान रखोगे, चाहे रफ ही क्यों ना करो, पर आपको यूनिट का सॉरी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 58.5 इंटू में क्या हो रहा है मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में 250 ml, तो 250 एंड डिवाइड बाई किससे करोगे अपने 1000 से, बस और कुछ नहीं। अगर इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राम्स में आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बस इतनी सी बात है जो आपको फॉलो करनी है, बस आपको सही से फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन में डाटा निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7.32 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा मेरा मास ऑफ NaCl होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो ये है बात हमारी यहाँ पर आती है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हो जाते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली चीज है। ओके, और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने मोल कंसेप्ट के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप सभी को क्लियर भी रहा होगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, कब हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं और क्यों करते हैं। आई होप ये सारी बातें क्लियर रही होंगी। इसके अलावा हमने रिएक्शंस कैसे पढ़ी जाती हैं, किस तरीके से रिएक्शन को सॉल्व किया जाता है, इसकी हमने बात किया। एंड साथ में कंसंट्रेशन टर्म जो 12th में भी आपके साथ देगी सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, वो भी हमने कहीं कहीं बात करी। तो आप समझ सकते हो फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, जहां पर हम इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीखते हैं। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी इंस्टाग्राम पे पूछ ही सकते हो। एंड जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ सभी लोग प्लीज करना जरूर अच्छे से, ताकि आपके कोई डाउट क्लियर रहे सारे के सारे, ठीक है। कोई डाउट रहे नहीं, सब कुछ क्लियर रहे। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।